हेलो एंड वेलकम ऑल। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एमटीपी एक्ट 1971 के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि अगर कोई आरएमपी टर्मिनेशन करना चाहता है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहता है और उसके लिए वो अपनी साइट का अगर अप्रूवल कराना है तो वो अप्रूवल किस प्रकार से मिलता है, देन क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं किसी साइट को अप्रूव कराने के लिए। उसके बाद जो बॉडी इसको रेगुलेट करती है किसी भी प्लेस को जहाँ पे टर्मिनेशन होता है, तो बॉडी कैसे होती है, उसका गठन कैसे किया जाता है, कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं उसके अंदर। देन उसके बाद जो इसके अंदर डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, जो लेखा जोखा रखा जाता है, उसका मेंटेनेंस किस प्रकार से किया जाता है। देन इसके अंदर क्या ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ हैं उनके लिए, और इसके कुछ जो एक्स्ट्रा आपके प्रोविज़न हैं उनके बारे में जानेंगे। इसके पहले पार्ट में मैंने इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके जो डिफरेंट एम और ऑब्जेक्टिव हैं उसके बारे में, और ऐसी क्या कंडीशन है जिसके अंतर्गत कोई वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन अपना टर्मिनेशन कराती है। देन उसके बाद कौन ऐसे पर्सन हैं जो कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, उनके लिए क्या नियम शर्तें हैं और उनके लिए क्या डिफरेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसका डिस्कशन मैंने इसके पहले पार्ट में किया हुआ है। तो चलिए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं कि ऐसे कौन सी जगह हैं जहाँ पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इसके लिए दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन ये कहती है कि इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओनली, यानी केवल और केवल जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी पहली प्राथमिकता है। देन दूसरी कंडीशन ये बनती है कि कोई भी ऐसा प्लेस जो कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो, और वहाँ पर जो भी फैसिलिटी है, मिनिमम फैसिलिटी है किसी भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, तो वो पूरी तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। कोई भी ऐसी जगह जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है या गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में है, तो वहाँ पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अप्रूवल ऑफ प्लेस। तो इसके अंदर पहला पॉइंट ये कहता है कि जो भी टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का, वो केवल और केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही किया जाएगा, और वो भी अप्रूव्ड प्लेस पे, उसके अलावा और कहीं पर भी नहीं। यानी जो भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन है वो केवल रजिस्टर्ड आरएमपी के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पर्सन, कोई आरएमपी इस तरीके का टर्मिनेशन करना अगर चाहता है, तो उसको सबसे पहले अपना जो साइट है, जो उसका प्लान है, उसको अप्रूवल देना होगा, करवाना पड़ेगा उसके लिए। और अप्रूवल कहाँ से कराएगा? जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का सीएमओ होगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा, उससे अपनी जो साइट है उसका अप्रूवल लेना होगा। देन उसके बाद ही वो पर्सन वहाँ पे टर्मिनेशन की एक्टिविटी को कर सकता है। ठीक है, अब ऐसी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं जो कि किसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने के लिए ज़रूरी होती हैं किसी भी एक प्लेस पे जहाँ पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। तो यहाँ पे दो तरीके की कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन ये कहती है कि जो प्रेगनेंसी है उसको अभी 12 हफ्ते हो चुके हैं, और दूसरी कंडीशन ये कहती है कि प्रेगनेंसी को 12 हफ्ते से अधिक हो चुके हैं लेकिन अभी उसे 20 हफ्ते नहीं हुए हैं। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन या क्या क्या रिक्वायरमेंट वहाँ पर होनी चाहिए। तो बात करते हैं इसके पहले पॉइंट की, फॉर प्रेगनेंसी अप टू 12 वीक्स। ठीक है, यानी प्रेगनेंसी को अब 12 हफ्ते हो चुके हैं, तो उस केस में पहला पॉइंट ये कहता है कि गायनेकोलॉजी एग्जामिनेशन, यानी जो भी पेशेंट आ रहा है जिसका टर्मिनेशन होना है, तो उसका एक प्रॉपर डायग्नोस होगा, प्रॉपर उसका एग्जामिनेशन होगा। तो ये पहला उसका ये है, गायनेकोलॉजी एग्जामिनेशन। फिर सेकंड पॉइंट कहता है कि स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं टर्मिनेशन के लिए वो सारे स्टरलाइज होने चाहिए, और उनको स्टरलाइज करने की वहाँ पे प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट ये कहता है कि ड्रग एंड पेरेंटल फूड। अब टर्मिनेशन होना है तो उस केस में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ब्लड लॉस हो सकता है, फ्लूइड की बॉडी में कमी हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे ड्रग और पेरेंटल फूड पहले से प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि बैकअप फैसिलिटी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ शॉक। यानी क्या होता है कि कई बार जब टर्मिनेशन होता है तो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है और ब्लड है उसका बहुत ज़्यादा लॉस होता है, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है। हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा बॉडी से फ्लूइड की कमी हो जाती है या ब्लड का ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो उस केस में जो बीपी है पेशेंट का वो बहुत कम हो जाता है, बहुत गिर जाता है।
और बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो मेजर ऑर्गन्स हैं, उनमें ब्लड की पूरी सप्लाई हो नहीं पाती है और ब्लड सप्लाई न होने की वजह से जो है ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है। तो उस केस में क्या होगा कि उसको शॉक दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाना चाहिए, ताकि उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उसको जो है ठीक किया जा सके। देन उसके बाद फोर्थ, इसका लास्ट पॉइंट ये कहता है कि फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है कि जो पेशेंट है उसकी कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे, तो उस केस में उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट करने की भी सुविधा वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरे जो पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं कि फॉर प्रेगनेंसी एक्सीड्स 12 वीक बट नॉट एक्सीड 20 वीक्स, यानी कोई प्रेगनेंसी 12 हफ्ते हो चुके हैं उसको, लेकिन अभी 20 हफ्ते नहीं हुए, तो उसके लिए क्या कंडीशन है। तो इसका पहला पॉइंट ये कहता है कि ऑल रिक्वायरमेंट फॉर अप टू 12 वीक, यानी जो भी 12 वीक के लिए रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी रिक्वायरमेंट थी वो तो होनी चाहिए। उसके साथ ही एक ऑपरेशन टेबल वहाँ पर होना चाहिए और जो भी गायनोकोलॉजिकल सर्जरी के लिए इक्विपमेंट हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए और वो भी सभी स्टरलाइज होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट ये कहता है कि इमरजेंसी ड्रग, पेरिनेटल फ्लूइड, एनेस्थेटिक इक्विपमेंट्स एंड स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट वहाँ पर सभी प्रेजेंट होने ही चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि किसी स्टेट के अंदर जो टर्मिनेशन है उसको रेगुलेट कौन करता है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाई जाती है जिसका नाम दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल एमटीपी कमेटी। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है और यही कमेटी किसी भी आरएमपी को अप्रूवल देती है और अगर वो वायलेट करता है इसके नियम और शर्तों को तो उसके अप्रूवल को वापस भी ले लेती है या उसका सस्पेंशन कर सकती है। ठीक है, अब इस डीएलसी कमेटी के अंदर मिनिमम 3 पर्सन होते हैं, 3 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 5 मेंबर इसमें हो सकते हैं, इंक्लूडिंग वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट का सीएमओ होगा उसको मिला करके। ठीक है, अब इस डीएलसी जो कमेटी है उसका कंपोजिशन कैसे किया जाता है, उसका गठन कैसे किया जाता है। तो उसके लिए पहली शर्त ये है कि एक मेडिकल पर्सन होना चाहिए जिसके पास डिग्री हो गायनेकोलॉजी की या एमएस हो सर्जरी के अंदर या एनेस्थेटिक्स, ये होना चाहिए। दूसरी शर्त ये कहती है कि 1 मेंबर फ्रॉम लोकल मेडिकल प्रोफेशन, यानी कोई स्थानीय जो चिकित्सा से जुड़ा हुआ एक पर्सन वहाँ पर होना चाहिए, एक मेंबर उससे चुना जाना चाहिए। वो हो सकता है किसी एनजीओ से हो या जो लोकल वहाँ का पंचायती राज है उससे एक लोकल मेडिकल प्रोफेशन का एक मेंबर चुना जाना चाहिए। फिर सी पॉइंट ये कहता है कि एटलीस्ट 1 मेंबर शैल बी ए वुमेन। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि वुमेन का जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा रहा है, तो उस केस में एक महिला की भी यहाँ पे ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इतने मेंबर का चुनाव किया जाता है और इस कमेटी का जो टेन्योर है, जो इसका कार्यकाल है डीएलसी कमेटी का, उसका 2 साल का होता है और जितने भी जो नॉन गवर्नमेंट के मेंबर हैं इसमें शामिल, उनका भी कार्यकाल जो है 2 साल का होता है और हर 2 साल में डीएलसी कमेटी का फिर से री इलेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से डीएलसी कमेटी का कंपोजिशन किया जाता है। अब कोई भी आरएमपी जो कि टर्मिनेशन करना चाहता है वो अपने प्लेस का अप्रूवल कैसे लेगा, उसके लिए क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं। तो जो भी एप्लीकेंट इसके लिए अप्लाई कर रहा है वो फॉर्म ए भरेगा। फॉर्म ए के अंदर बहुत सारी कंडीशन दी हुई हैं किसी भी प्लेस को अप्रूवल लेने के लिए। वो एप्लीकेंट उस फॉर्म को भरने के बाद उसे सीएमएचओ के पास सबमिट करेंगे। सीएमएचओ क्या करता है कि जो भी उसके पास फॉर्म आया हुआ है अप्रूवल के लिए उसको वेरीफाई करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग लगाए हैं उनको सबको वेरीफाई करते हैं। देन उसके बाद जो भी साइट है वहाँ पर जा कर के उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन किया जाता है और वहाँ पे ये देखा जाता है कि जो भी टर्मिनेशन यहाँ पे किया जाएगा उसके लिए यहाँ पे जो सेफ्टी के प्रिकॉशंस हैं या जो हाइजीनिक कंडीशन है वो यहाँ पर प्रॉपर जो है पूरी की जा रही है या नहीं की जा रही है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है वहाँ पे फुलफिल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे इंस्पेक्ट करने के बाद एक रिकमेंडेशन फाइल बनाते हैं, एक रिकॉर्ड बनाते हैं और इस रिकॉर्ड को जो है डीएलसी कमेटी के पास जो है फॉरवर्ड कर देते हैं। जब डीएलसी कमेटी ये रिपोर्ट को लेती है तो लेने के बाद उसको प्रॉपर स्टडी करती है
सब कुछ उसका एग्जामिनेशन करती है, और जब वो सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ जो एप्लीकेंट ने अप्लाई किया हुआ है और उसने जो सारे मापदंड हैं उनको पूरा किया हुआ है, तो उसके बाद उसे अप्रूवल दे दिया जाता है। और ये अप्रूवल फॉर्म बी में दिया जाता है। यानी फॉर्म ए में जो है अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन आया, और फॉर्म बी में जो है सर्टिफिकेट और अप्रूवल दे दिया गया। अब ये जो अप्रूवल है, ये एप्लीकेंट की एप्लीकेशन रिसीव होने के 2 महीने के अंदर अंदर उसको दे दिया जाना चाहिए। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी किसी भी जो एमटीपी का केस अगर किसी हॉस्पिटल में आता है या किसी अप्रूव प्लेस में आता है, तो वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे उनका रखरखाव किस प्रकार से किया जाएगा। तो उसके लिए पहला पॉइंट ये कहता है कि जो भी हेड ऑफ द हॉस्पिटल होगा या ओनर ऑफ अप्रूव प्लेस का कोई भी पर्सन होगा, उसकी ये जिम्मेदारी है कि अगर उसके यहाँ पर एमटीपी का अगर केस आता है तो उसके लिए एक सेपरेट रजिस्टर बनाए, और उसके अंदर जो भी जानकारियाँ होंगी, जो भी लिखित जानकारियाँ हैं, वो अपने पास सेफ कस्टडी के अंदर रखेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि द एडमिशन रजिस्टर शैल बी सीक्रेट डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी ये एडमिशन रजिस्टर्ड है जिसके अंदर ये सारी जानकारियाँ लिखी जा रही हैं, वो एक तरीके का सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, और इसके अंदर जो भी जानकारी लिखी हुई है, चाहे वो पेशेंट का नाम हो, उसका पता, एड्रेस हो, उसकी एज हो, या जो भी उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रजिस्टर के अंदर लिखी गई हैं, वो किसी भी थर्ड पर्सन से डिस्क्लोज या डिस्कस नहीं की जाएंगी। लेकिन अगर हॉस्पिटल में या अप्रूव्ड प्लेस में चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट जज, अगर ये तीनों में से कोई भी एक पर्सन वहाँ पर इंस्पेक्शन करते हैं और ये रजिस्टर की डिमांड करते हैं, उसको देखने की डिमांड करते हैं, तो उसे उनके सामने ये प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जब भी किसी तरीके का ऐसा केस उसके पास आता है, तो जिस दिन भी उसका नाम उस रजिस्टर में लिखा गया है, उस दिन से लेकर के 5 साल तक वो रजिस्टर को अपने पास सेफ कस्टडी में रखेगा, और 5 साल के बाद उस रजिस्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो रिकॉर्ड्स है उनका मेंटेनेंस किया जाता है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, एमटीपी एक्ट के अंदर डिफरेंट ऑफेंस के लिए डिफरेंट पेनल्टीज दी हुई हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो पहला ऑफेंस ये कहता है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय अ पर्सन हु इज़ नॉट ए आरएमपी, यानी अगर कोई भी टर्मिनेशन किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा और वो अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, तो उस केस में उस पर्सन को, उस व्यक्ति को कम से कम 2 साल की सज़ा और अधिकतम 7 साल की सज़ा उसे दी जा सकती है। ठीक है। सेकेंड ऑफेंस ये कहता है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन अनदर प्लेस अदर देन अप्रूव्ड प्लेस, यानी अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी आरएमपी अपने अप्रूव्ड प्लेस की बजाय किसी दूसरे प्लेस पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है, तो उस केस में उस आरएमपी को, उस पर्सन को जो है कम से कम 2 साल की सज़ा और अधिकतम 7 साल की रिगरस इम्प्रिजमेंट, यानी सश्रम, मतलब बहुत कठोर कारावास उसको दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑफेंस ये कहता है कि द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय अ पर्सन बीइंग ओनर ऑफ द प्लेस विच इज़ नॉट अप्रूव्ड, यानी किसी आरएमपी के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है किसी ऐसे प्लेस पे जो कि अप्रूव्ड नहीं है बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कोई भी ऐसा प्लेस जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है लेकिन वहाँ पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का काम किया जा रहा है, तो उस केस में उस पर्सन को कम से कम 2 साल की सज़ा और अधिकतम 7 साल की सश्रम यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सज़ा उसे दी जा सकती है। तो ये हो गए आपके ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज। मिसलेनियस प्रोविज़न, एमटीपी एक्ट के अंदर कई सारे प्रोविज़न दिए हुए हैं, जो बच गए थे तो मैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ। पहला प्रोविज़न है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये राइट है, उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अगर उसको जब भी सही लगे कि हाँ एमटीपी एक्ट के अंदर अब कुछ बदलाव की ज़रूरत है या समय के अनुसार अब इसके अंदर कुछ चीज़ें अब बदलनी चाहिए या कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए, तो केंद्र सरकार उसके अंदर संशोधन कर सकती है, उसके अंदर बदलाव कर सकती है। साथ ही एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग का जो प्रोसीजर है, जो क्राइटेरिया रखा गया है, अगर उसको कम करना हो या उसको बढ़ाना हो या उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, तो ये सारा राइट सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। सेकंड पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी संशोधन किया जाएगा, जो भी परिवर्तन किया जाएगा, उसका समान रूप से जो है अनुपालन अपने राज्य के अंदर करना होगा। साथ ही जो भी आरएमपी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको सर्टिफिकेट देना ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। ठीक है।
उसके साथ ही जो भी आरएमपी पीएमटी एक्ट के जो लॉज हैं उनका वायलेशन करते हैं तो उनको पीएमटी एक्ट के अकॉर्डिंग उनको पेनलाइज भी किया जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है फॉर्म्स। अब पीएमटी के अंदर बहुत सारे फॉर्म दिए हुए हैं अलग अलग ओकेजन के लिए। तो इसके अंदर पहला फॉर्म है हमारा फॉर्म ए। अब फॉर्म ए बात करता है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर साइट अप्रूवल, यानी कोई भी आरएमपी टर्मिनेशन के लिए अप्लाई अगर करना चाहता है, अपने जो साइट है उसको अप्रूवल लेना चाहता है, तो उसके लिए उसको फॉर्म ए भरना पड़ेगा। फॉर्म बी सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल। अब फॉर्म ए में जो एप्लीकेंट ने उसने अप्लाई कर दिया है तो फॉर्म बी पर उसको सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल दिया जाएगा। फॉर्म सी कंसेंट फॉर्म, यानी अगर कोई भी आरएमपी टर्मिनेशन के लिए जा रहा है या टर्मिनेशन कर रहा है तो टर्मिनेशन करने से पहले उस पेशेंट का, उस जो प्रेग्नेंट वुमेन का, उसको रिटर्न में कंसेंट लेना होगा। तो ये कंसेंट जो है फॉर्म सी में लिया जाएगा। फॉर्म नंबर 1। अब फॉर्म नंबर 1 क्या है कि ये बात करता है ओपिनियन फॉर्म फॉर आरएमपी विथ लिस्ट ऑफ इंडिकेशन ऑफ एमटीपी, यानी अगर किसी आरएमपी ने कोई टर्मिनेशन किया है किसी प्रेग्नेंट वुमेन का तो उसको फॉर्म नंबर ए भरना होगा और ये फॉर्म विद इन 3 आवर्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी जो भी आरएमपी ने टर्मिनेशन किया हुआ है तो उसको विद इन 3 आवर्स ऑफ टर्मिनेशन के दौरान इसको फिल करना होगा और ये मैंडेटरी फॉर्म है। इसके अंदर वो सारी कंडीशन और सारे इंडिकेशन होंगे जो उसने फॉलो किए हैं टर्मिनेशन के दौरान में। तो ये इन सब चीज़ों की जानकारी फॉर्म नंबर ए के अंदर फिल की जाएगी। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और आज के इस चैप्टर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कोई आरएमपी अपना प्लेस का अप्रूवल किस प्रकार से लेता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं किसी अप्रूव प्लेस के लिए। देन उसके बाद जो डीएलसी कमेटी है उसका गठन किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन सदस्य इसके अंदर शामिल होते हैं। देन उसके बाद जो इसके अंदर डॉक्यूमेंट है उनका मेंटेनेंस किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्या ऑफेंसेज और पेनल्टीज़ हैं, और इसके कुछ मिसलेनियस प्रोविज़न के बारे में। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह बने रहिए और पढ़ते रहिए। मिलता हूँ किसी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।